गांव के किनारे पर एक पुराना कब्रिस्तान था। दिन में भी वो जगह अजीब सी लगती थी, सुनसान और खामोश। दरख्तों की शाखें झुकी हुई थी, कब्रों पर झाड़ियां उगाई थी और काई लगी ईंटों के दरमियान सांप बसा करते थे। गांव के बच्चे दिन की रोशनी में भी वहां जाने से डरते थे। चंद दिन पहले इसी कब्रिस्तान में एक नौजवान रफ़ीक को दफनाया गया था। रफ़ीक तंदुरुस्त और हंसमुख लड़का था। सबको हैरत हुई कि वो अचानक मर गया। सरकारी तौर पर कहा गया कि उसे बुखार चढ़ा और वो जानवर ना हो सका, लेकिन गांव के कुछ लोग सरगोशी करते थे, ये मौत अचानक नहीं आई, इसके पीछे कोई राज है। वो रात खामोशी से भी ज्यादा खामोश थी। हवा रुक गई थी, जैसे पूरी दुनिया सांस रोक कर बैठी हो। आधी रात गुजर चुकी थी जब दो चरवाहे, कमाल और जावेद, अपनी भेड़ बकरियों को वापस ला रहे थे। कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो कमाल ने कदम रोक लिए। जावेद, ये कब्र देख, मिट्टी हिल रही है। जावेद ने आंखें फाड़ कर देखा। वाकई रफ़ीक की कब्र की मिट्टी अंदर से हिल रही थी, ऐसे जैसे कोई नीचे से धकेल रहा हो। चरवाहों के जिस्म पसीने से भीग गए। पहले उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर अंदर घुस गया हो, लेकिन अगले लम्हे कब्र का लकड़ी का तख्ता हिला और अंदर से किसी के नाखून मिट्टी को खींचते हुए बाहर निकलने लगे। कमाल की जबान लड़खड़ा गई। या अल्लाह, ये क्या है? जावेद ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों जान बचाकर भागे। सुबह सवेरे जब सूरज की रोशनी कब्रिस्तान पर पड़ी तो गांव वाले हैरान रह गए। रफ़ीक की कब्र पूरी तरह खड़ी हुई थी, मिट्टी उल्टी हुई थी और अंदर खाली था। लोगों में शोर मच गया। किसी ने लाश चरा ली है। नहीं, ये जादू है, काला इल्म। अल्लाह माफ करे, ये तो नहुस्त है। रफ़ीक की माँ कब्र के पास बैठकर चीख चीख कर रोती रही। मेरा बेटा अभी मरा नहीं था, वो वापस आएगा, मैं जानती हूँ। इसी रात रफ़ीक का करीबी दोस्त असलम अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। खिड़की के बाहर हवा तेज चल रही थी, दरख्तों की शाखें शीशे से टकरा रही थी। चराग की मध्यम रोशनी में कमरा वैसे ही डरावना लग रहा था। अचानक खिड़की के बाहर किसी का साया गुजरा। असलम चौंक गया। उसने पर्दा हटाया और देखते ही इसके पैरों तले जमीन निकल गई। खिड़की के बाहर रफ़ीक खड़ा था, वही कफन, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख जल रही थी। असलम का सांस रुक गया। रफ़ीक ने धीमी भारी आवाज में कहा, असलम, तुम लोगों ने मुझे क्यों दफनाया? मैं अभी जिंदा था, मैं अभी मरा नहीं था। असलम कांपने लगा। वो बोलने की कोशिश करता रहा, मगर अल्फाज इसके हलक में जम गए। अचानक खिड़की खुद बखुद खुल गई और ठंडी हवा के साथ वो साया अंदर दाखिल हुआ। चराग बुझ गया। कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा गया। अंदर से बस एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। अभी सुबह लोग असलम के घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। बड़ी मुश्किल से तोड़कर खोला गया। अंदर का मंजर देखकर सबकी चीख निकल गई। असलम बिस्तर पर मुर्दा पड़ा था। इसकी आंखें पूरी खुली हुई थी और चेहरे पर खौफ की ऐसी लकीरें जमी थी जैसे उसने मौत से भी ज्यादा डरावनी चीज देख ली हो। कमरे की दीवार पर कीचड़ से भरे पाँव के निशानात थे, जो खिड़की से निकलकर सीधे कब्रिस्तान की तरफ जाते थे। एपिसोड 1 का इख्तिताम। गांव में खौफ की एक नई लहर दौड़ गई। लोग सरगोशी करते थे कि रफ़ीक की लाश जिंदा हो गई है। कुछ कहते थे ये जिन है, कुछ कहते ये बद्दुआ है, लेकिन एक बात सब मान गए थे, कब्र से गायब होने वाली लाश अब जिंदा है और वो वापस आ चुकी है। गांव में असलम की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बुजुर्ग कहते थे ये कब्रिस्तान की नहुस्त है, कुछ लोग बोलते कि ये शैतानी असर है, मगर अंदर ही अंदर सब जानते थे कि ये मामला रफ़ीक की कब्र से शुरू हुआ था। इस रात पूरे गांव पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे, मुर्गे भी चुप थे, जैसे सब जानवरों को भी कुछ खतरे का एहसास हो गया हो। जावेद, जो चरवाहा था और जिसने पहली बार कब्र को हिलते देखा था, अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। हर चंद लम्हे बाद वो खिड़की से बाहर झांकता कि कहीं कोई साया तो नहीं। अचानक उसे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। टिक टिक टिक। जावेद चौंक गया। आधी रात को कौन आ सकता है? वो आहिस्ता से दरवाजे के करीब गया और पूछा, कौन है? कोई जवाब ना आया, सिर्फ खामोशी। जावेद का दिल धड़कने लगा। उसने दोबारा कहा, कौन है? जवाब दो। अब की बार दरवाजे के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, भारी, दबी हुई और सर्द लहजे में, मैं हूँ, रफ़ीक। जावेद के हाथ कांपने लगे। उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत ना की। अंदर ही अंदर वो जान गया कि ये इंसान की आवाज नहीं थी। अचानक दरवाजे पर जोर का धमाका हुआ। कमरा हिल गया। फिर दूसरा धमाका,
जावेद ने जल्दी से कुरान की एक छोटी सी किताब उठाई और दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। तीसरी बार दरवाजा इतने जोर से बजा कि लग रहा था अभी टूट जाएगा, लेकिन फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। जावेद के माथे पर पसीना टपकने लगा। उसने एहतियात से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी और दूर कब्रिस्तान की सिम से हल्की हल्की कराहने की आवाज आ रही थी। अगली सुबह गांव के लोग एक जगह जमा हुए। सबके चेहरे पर खौफ लिखा था। मौलवी साहब बोले, ये कोई आम मामला नहीं है, ये ना मुर्दा है ना जिंदा, ये कोई अजाब है। हमें इज्तिमाई दुआ और पहरा देना होगा। लेकिन कुछ जवानों ने कहा, हम डरते नहीं, हम देखेंगे आखिर कब्रिस्तान में क्या हो रहा है। आज रात हम सब वहां चलेंगे। मौलवी साहब ने बहुत रोका मगर कोई मानने को तैयार न हुआ। रात का अंधेरा छा गया, चांद बादलों के पीछे छुप गया और जंगल की तरफ से ठंडी हवाएं चलने लगे। 5 जवान हाथों में लालटेन लिए कब्रिस्तान पहुंचे। उनके साथ जावेद भी था। कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक अजीब सी बदबू ने उनका इस्तकबाल किया, जैसे सड़ती हुई लाशों की। जावेद ने इशारा किया, वो देखो, रफीक की कब्र। सब ने देखा कि कब्र की मिट्टी फिर से हली हुई थी। अचानक पास वाले दरख्तों में कुछ खड़खड़ाहट हुई। एक जवान ने लालटेन की रोशनी डाली तो लम्हे भर के लिए सबके दिल रुक गए। दरख्त के पीछे एक साया खड़ा था। वो हिल नहीं रहा था, बस सुर्ख आंखों से उन्हें घूर रहा था। एक जवान ने कांपती आवाज में कहा कि ये रफीक है। साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। इसके पाँव जमीन पर नहीं लग रहे थे, जैसे वो हवा में चल रहा हो। इसके कपड़े फटे हुए कफन जैसे थे और मुंह से हल्की हल्की सरांद निकल रही थी। अचानक उसने एक भयानक चीख मारी और सब जवानों पर झपट पड़ा। लालटेन जमीन पर गिरी और बुझ गई। पूरा कब्रिस्तान अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में सिर्फ चीखों की आवाजें आए, भागो, ये इंसान नहीं है, अल्लाह रहम करे। कुछ लम्हों बाद कब्रिस्तान फिर खामोश हो गया। सिर्फ जावेद एक दरख्त के पीछे छुपकर सांस रोक कर बैठा रहा। उसने देखा कि वो साया एक लाश को घसीटते हुए वापस कब्र की तरफ ले जा रहा था। सुबह होने पर गांव वालों को मालूम हुआ कि रात गए 2 जवान लापता हो गए थे। इनका कोई निशान ना मिला। अब सबको यकीन हो गया कि रफीक की लाश जिंदा हो गई है और वो अपने साथ मजीद लाशें कब्र में ले जा रहा है।